गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। डेट है आज की 23 नवंबर। पहली न्यूज़ है हमारी, व्हाट इज़ यूवी सी टेक्नोलॉजी। तो देखिए, यूवी सी टेक्नोलॉजी जो होती है वो वाटर प्योरीफिकेशन के काम में आती है। जैसे जो भी आरओ वगैरह यूज़ किए जाते हैं घरों में, तो वहाँ पे ये यूवी लैम्प का यूज़ किया जाता है, जो कि एक हाई इंटेंसिटी के जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो एमिट करते हैं। ठीक है, यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वाटर में जो भी जर्म्स वगैरह प्रेजेंट हैं वो उनको किल कर देते हैं। तो यूवी के हेल्प से जो है वाटर प्यूरिफिकेशन वगैरह किया जाता है। बात करते हैं पहले यूवी रेडिएशन की। तो यूवी रेडिएशन इज द प्रोपोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बिटवीन एक्सरे एंड विजिबल लाइट। तो देखिए, यूवी रे जो है वो एक्सरे और विजिबल जो लाइट होती है उसके बीच का स्पेक्ट्रम है। ठीक, तो जैसे आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं कि ये एक्सरे है और ये विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, तो एक्सरे का जो है वो 10⁸ का है और विजिबल लाइट जो है वो 10⁻⁻5 है। तो इसके बीच में जो होती है वो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती हैं। ठीक है, यूवी लाइट्स। देखिए, जो मोस्ट कॉमन यूवी रेडिएशंस हैं वो यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी। तो ये तीन कैटेगरी में यूवी रेज को डिवाइड किया गया है। जो यूवी ए कैटेगरी होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो है वो यूवी ए की है। उसके बाद यूवी बी की सेकंड लॉन्गेस्ट होती है और यूवी सी उसके बाद है, सबसे इसकी शॉर्टेस्ट है। उसके बाद यूवी ए और यूवी बी जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं थ्रू एटमॉस्फेयर। कि ये ट्रांसमिट होते हैं कहाँ से, हमारे एटमॉस्फेयर से। ऑल यूवी सी एंड सम यूवी बी रेज आर अब्जॉर्ब बाई अर्थ ओजोन लेयर। तो जो हमारे अर्थ का जो ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर क्या करता है, यूवी सी को और यूवी बी को जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, तो सभी रे को एब्जॉर्ब नहीं करता है, कुछ जो यूवी सी रेज हैं और जो यूवी बी रेज हैं कुछ ही रेज को एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद जो तो ज़्यादातर जो यहाँ पे धरती तक जो रेस पहुँचती हैं तो ज़्यादातर जो होता है यूवी ए होता है। ठीक है, और बहुत कम अमाउंट में हमें उसमें यूवी बी देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। तो यूवी रेडिएशन का जो यूज़ है वो वैसे जो आरओ होते हैं, जो आरओ का मतलब हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, तो आरओ को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो इसका यूज़ जो है जो पानी में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यूवीसी को देखिए अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइड रेडिएशन भी बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट जर्मीसाइडियल रेडिएशन ये एक डिसइंफेक्टेंट है मेथड, जिसके द्वारा जो है शॉर्ट वेवलेंथ का यूज़ करके जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वाटर में प्रेजेंट, तो उनको डिस्ट्रॉय करता है। जो उनके न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है, जो डीएनए वगैरह है, डीएनए में जो है न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है डीएनए, तो उसको क्या करता है वो ख़त्म कर देता है। तो उसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया वायरसेस हैं वाटर में उनकी ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती है। ठीक है, लिविंग देम अनएबल टू परफॉर्म वाइटल सेलुलर फंक्शंस एंड स्टॉप द रेप्लिकेशन। तो जो भी सीधी बताइए, जब उनके डीएनए को, जब इनके न्यूक्लिक एसिड को डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो कोई भी जो भी सेलुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और एक तरह से वो रेप्लिकेट नहीं कर पाएंगे, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब देखिए, जो यूवीसी है उसका यूज़ जो है कई एप्लीकेशंस में किया जाता है। जैसे मान लीजिए फूड को या एयर या वाटर को क्लीन करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बात करें अगर ह्यूमंस के लिए सेफ़ है कि नहीं है, तो देखिए जब इसकी रिसर्च हुई थी, जब यूवी रे की जब रिसर्च हुई, तो जब ये उस समय ये जो स्टार्टिंग में जब बना था, तो ये केवल नॉन लिविंग थिंग्स को जो है डिसइंफेक्ट करने के लिए बना था। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स से कोई भी, मान लीजिए पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर बैक्टीरिया या वायरस, उनको किल करने के लिए उस टाइम बनाया गया था। लेकिन बाद में जो है यूवीसी का यूज़ जो है कई जगहों पे किया जाने लगा। जैसे फूड को, जैसे अगर कुछ फल है, कुछ फल को अगर प्यूरीफाई करना है तो उसके लिए कई मशीनें आ गई हैं जो यूवी रे का यूज़ करती हैं, तो वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए। तो इसीलिए जो है ये अगर ह्यूमन कांटेक्ट में आता है, लिविंग बींग से कांटेक्ट में, हमारे स्किन के, आइज़ के, तो ये चीज़ हार्मफुल होगा। ठीक है, यूवी रेडिएशन जो है वो हार्मफुल होते हैं। बात करते हैं अमेज़ॉन डिफॉरेस्टेशन की। तो देखिए, रिसेंटली ये पता लगा कि जो ब्राज़ील का जो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट है, वो वहाँ क्या हुआ कि जो डिफॉरेस्टेशन है, मीन जो पेड़ की कटाई है, ये 15 साल की अभी तक की सबसे ज़्यादा है। मीन्स देखेंगे तो 2020 से करीब करीब 22% जो है वो जंप हुआ है। ठीक है, 2021 में हमें 2020 के मुकाबले में हमें 22% यहाँ जंप देखने को मिला है। ठीक है, तो ये 2006 से लेकर के, ये जो 2006 का है उसके बाद से लेकर के ये सबसे हाईएस्ट जंप है। ठीक है, जो हमें देखने को मिला अभी तक 15 सालों में। तो वहाँ पे पेड़ की कटाई जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसीलिए ये परसेंटेज में इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। ए स्टडी शोड दैट अमेज़ॉन फॉरेस्ट हैव स्टार्टेड एमिटिंग कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, एक स्टडी भी आई थी कि, और इसमें ये कहा गया था कि जो अमेज़ॉन के जो जंगल हैं वो CO2
एमिट करना स्टार्ट कर दिए हैं। एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की जगह वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं। एक स्टडी में ये पब्लिश हुआ था। ओवर टाइम ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड मोर डिफॉरेस्टेशन विल लाइकली टू लीड टू इंक्रीज टेम्परेचर। देखिए जिस हिसाब से हमारे क्लाइमेट में चेंज हो रहा है और जिस हिसाब से जो है पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है उसमें टेम्परेचर इसी वजह से जो इंक्रीज़ कर रहा है। जो भी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है उसमें जो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है वो इसी वजह से मिल रहा है। उसके अलावा हमें रेन पैटर्न में चेंजिंग देखने को मिलता है। कभी कभी ठंडी में बारिश हो जाती है, गर्मी में बारिश नहीं होती। तो ऐसे जो है एक तरह से जो रेन पैटर्न्स हैं उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब जो है अमेज़ॉन में भी देखने को मिल रहा है और बाकी जगहों पे मिला है, लेकिन अमेज़ॉन के जंगलों में ये चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, तो उसका जो डिफॉरेस्टेशन है उसका हर जगह पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, चाहे वो टेम्परेचर की बात हो। तो यही सब जो चीज़ें हैं वो वहाँ के फॉरेस्ट या जो वाटर की अवेलेबिलिटी हो गई, एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ, तो ये सभी चीज़ों पे जो है इफेक्ट पड़ रहा है इसका। अब बात करते हैं क्या ड्राइवर्स हैं डिफॉरेस्टेशन के, मीन्स किसकी वजह से ये डिफॉरेस्टेशन जो है और बढ़ रहा है, क्या ड्राइवर क्या है जो इसको इंक्रीज़ कर रहा है। पहला है कैटल रैंचिंग। तो देखिए वन ऑफ द लीडिंग कॉज जो है डिफॉरेस्टेशन के अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में वो है बीफ कंजप्शन का। ठीक है, तो वहाँ जो बीफ का कंजम्पशन है वो क्या ज़्यादा है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो बीफ है वो वहाँ से जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, चाइना में। जैसे अगर 2019 की बात करेंगे तो अकेले सिर्फ ब्राज़ील ने ही 1.82 मिलियन टन बीफ जो है वो यूनाइटेड स्टेट और चाइना को सप्लाई किया था। उसके अलावा जो फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको क्लियर कर दिया जाता है या बर्न कर दिया जाता है इन ऑर्डर टू क्रिएट पास्चर लैंड फॉर ग्रेजिंग कैटल, ताकि जो कैटल्स वगैरह हैं उनके लिए एक ग्रेजिंग लैंड क्रिएट किया सके। सेकेंड है हमारा स्मॉल स्केल एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इट हैज़ बीन टाउटेड एज ए मेजर ड्राइवर फॉर डिफॉरेस्टेशन इन द अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। तो देखिए जो छोटे स्केल के जो एग्रीकल्चर जो कृषि हैं वो भी इफेक्ट कर रहे हैं। देखिए स्मॉल जो एग्रीकल्चर होता है उसमें क्या होता है कि स्लैश या बर्न किया जाता है, जो भी ट्रीज़ वगैरह हैं उनको जला दिया जाता है। छोटे छोटे ज़मीन वगैरह खाली करने के लिए पेड़ों को हटा के जला दिया जाता है, या जो भी वहाँ के जो ग्राउंड वगैरह उसको क्लियर करने के लिए ये चीज़ें की जाती हैं। तो उसकी वजह से भी जो है इस चीज़ पे क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, हर चीज़ों पे इफेक्ट पड़ रहा है। अब बात करें तो अगला कॉज जो है फायर को भी बताया जा रहा है कि अगर इसकी बात करें तो जैसे अमेज़ॉन जो बेसिन है तो उसमें अगर देखा जाए तो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट इसका नाम है ना, तो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि वहाँ जो मॉइस्चर का जो अमाउंट है वहाँ कहीं ना कहीं जो है वो हाई लेवल में हमें मिलेगा। ठीक है, तो फायर्स कैन एक्चुअली बी स्पर्ड बाय द डिफॉरेस्टेशन एज देयर नेम सजेस्ट। रेन फॉरेस्ट कंटेन हाई लेवल्स ऑफ मॉइस्चर विच हेल्प बफर फ्रॉम द फायर। तो वहाँ के जो हवा में नमी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फायर होगा वो इजीली कैच नहीं करेगा जो भी ट्रीज़ वगैरह हैं उनको। इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। अब जैसे देखते हैं कि इंडस्ट्रियल जो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस हैं आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉमन इन द अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। जो भी इंडस्ट्री के द्वारा जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड ऑपरेशंस किए जा रहे हैं उसकी वजह से भी इस चीज़ पे इफेक्ट पड़ रहा है। कुछ रीजंस और हैं, जैसे माइनिंग जो किया जाता है, माइनिंग की वजह से भी इफेक्ट पड़ रहा है। मान लीजिए जो जैसे गोल्ड को निकालने के लिए वो लोग जो हैं वो खुदाई करते हैं, तो वहाँ पे भी जो है पेड़ वगैरह काटना पड़ता है। उसके अलावा इंक्रीज गवर्नमेंट इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ लोन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इंक्लूडिंग रोड्स एंड डैम्स। तो जो भी वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए भी, जैसे रोड्स बनाना है या डैम्स बनाने हैं, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है जंगल वगैरह जो है पेड़ वगैरह काटने पड़ते हैं। बात कर लेते हैं अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट की। तो दीज आर द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो अमेज़ॉन जो है के जंगल जो हैं वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। ऑक्यूपाइंग द ड्रेनेज बेसिन ऑफ अमेज़ॉन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इन द नॉर्दर्न साउथ अमेरिका। तो ये जो है अमेज़ॉन नदी के जो किनारे किनारे चारों तरफ फैले हुए हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर क्लोजली कैनोपी फॉरेस्ट ग्रोइंग विद इन 28 डिग्री नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर। तो 28 डिग्री नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के ये फैले हुए हैं। और देखिए बात करेंगे क्लोज कैनोपी फॉरेस्ट की, तो कैनोपी का मतलब होता है ऐसे जो एक छाता नुमा होता है, कैनोपी। ठीक है, तो यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं एक तरह से वो पूरे एरिया को जैसे कवर कर लेते हैं, तो एक तरह से कैनोपी फॉर्म करते हैं जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह होते हैं। दे आर वेट प्लेसेस रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर। तो देखिए वेट प्लेसेस है, करीब करीब 200 सेंटीमीटर से ऊपर जो है हर साल रेनफॉल होता है। उसके अलावा जो टेम्परेचर देखेंगे तो 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें देखने को मिलेगा।
और ऐसे जंगल जो हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, मैक्सिको और पैसिफिक आइलैंड के आसपास ये जो है और भी ऐसे इस टाइप के जंगल पाए जाते हैं। देखिए अमेज़ॉन का जो बायोम है वो बहुत वास्ट है देन दैट स्पैन 8 रैपिडली डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसे ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना और सुरीनेम। तो कई बहुत दूर में जो है अमेज़ॉन का जो ये जंगल जो है फैला हुआ है। द अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट कवर अबाउट 80% ऑफ द अमेज़ॉन बेसिन। तो अमेज़ॉन बेसिन का करीब करीब 80% जो इलाका है वो अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट कवर करता है। एंड दे आर होम टू नियरली ए फिफ्थ ऑफ द वर्ल्ड लैंड स्पीसीज। तो करीब करीब 1/5 लैंड स्पीसीज जो है आपको अमेज़ॉन के रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगी। एंड इज ऑल्सो ए होम टू अबाउट 30 मिलियन पीपल इंक्लूडिंग हंड्रेड्स ऑफ इंडिजिनस ग्रुप्स एंड सेवरल आइसोलेटेड ट्राइब्स। उसके अलावा 30 मिलियन लोग भी वहाँ निवास करते हैं, जिसमें जो है कुछ ट्राइबल जो पीपल्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। अमेज़ॉन बेसिन इज़ यूज विद एन एरिया कवरिंग ओवर 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो अमेज़ॉन का एरिया है वो करीब करीब 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इट इज़ नियरली ट्वाइस द साइज़ ऑफ इंडिया। तो और कहा जाए तो इंडिया से जो है 2 गुना है। और देखिए वो जो अमेज़ॉन बेसिन है वो प्रोड्यूस करता है 20% ऑफ द वर्ल्ड फ्लो ऑफ फ्रेश वाटर इनटू द ओशंस। तो जितने भी जो फ्रेश वाटर है उसका जो भी गिरता है ओशन में फ्रेश वाटर, जैसे रिवर्स के थ्रू उसके थ्रू, तो उसका 20% जो है कंट्रीब्यूट करता है अमेज़ॉन बेसिन। कंप्राइजिंग अबाउट 40% ऑफ ब्राज़ील टोटल एरिया। और ब्राज़ील का 40% जो एरिया है वो आपको अमेज़ॉन बेसिन देखने को मिलेगा। इट इज़ बाउंडेड बाय द गुयाना हाईलैंड्स। ठीक है, जो गुयाना हाईलैंड्स है उसे घिरा हुआ है टू द नॉर्थ से एंडीज़ माउंटेन टू द वेस्ट में आपको एंडीज़ माउंटेन देखने को मिलेगा, और साउथ में देखने को मिलेगा ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेट्यू, और ईस्ट में देखने को मिलेगा अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो यहाँ मैप में देख सकते हैं जो येलो कलर से जो लाइन ड्रॉ की गई है वो अमेज़ॉन बायोम है, और जो ब्लू कलर से है वो अमेज़ॉन बेसिन है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं ये अटलांटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, और यहाँ कंट्रीज़ दी गई हैं इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा होमोसेप, रोबोट फॉर क्लीनिंग सेप्टिक टैंक। तो देखिए आईआईटी मद्रास ने जो है एक रोबोट डेवलप किया है, तो इसको जो है डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये सेप्टिक टैंक्स की जो क्लीनिंग पहले मैन के द्वारा की जाती थी, अब इस रोबोट के द्वारा की जाएगी ईजिली। बात करते हैं होमोसेप की। तो होमोसेप का मतलब हुआ होमोनाइजर ऑफ सेप्टिक टैंक। होमोनाइजर ऑफ सेप्टिक टैंक, होमोसेप। इट हैज़ ए शाफ्ट अटैच टू ए ब्लेड दैट कैन ओपन लाइक एन इन वाटर अम्ब्रेला व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू सेप्टिक टैंक। जब सेप्टिक टैंक में जो इसको डाला जाएगा तो इसके एक शाफ्ट है इसका। ठीक है, तो ये शाफ्ट जो है ये जो है ओपन हो जाएगा और यही क्लीनिंग में हेल्प करेगा। दिस इज़ हेल्पफुल एज द ओपनिंग ऑफ द सेप्टिक टैंक आर स्मॉल एंड द टैंक इंटीरियर्स आर बिगर। तो जो ओपनिंग होती है सेप्टिक टैंक की वो छोटी होती है, और जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वो बड़ा होता जाता है, तो इसीलिए ये जो है उसमें अच्छे से हेल्प कर सकता है। द स्लज इनसाइड द सेप्टिक टैंक कंटेन फेशियल मैटर that has thickened like hard clay and settled at the bottom. This need to be shredded and harmonized so that it can be sucked out and the septic tank clean. The whirling blades of the robot achieve precisely this. देखिए जो उस पर ब्लेड्स वगैरह लगे हुए हैं, तो ऐसे फेशियल मैटर्स जो थिक हो गए हैं या जो बॉटम साइड में जो सेटल हो चुके हैं, तो उनको वो ये रोबोट जो है वो इजीली क्लीन कर सकता है। बात करते हैं मैनुअल एक्सकावेंजिंग से रिलेटेड डेथ्स की, कि इससे कितने लोगों की मृत्यु होती है भारत में। स्टेटमेंट बाय द सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। देखिए सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। इसमें कहा गया था कि इन द 5 years टिल December 31, 2020 देयर हैव बीन 340 डेथ्स। ठीक है, तो 340 जो है 2020 तक बताया गया कि 5 सालों में करीब करीब 340 मौतें हो चुकी हैं मैनुअल एक्सकावेंजिंग को लेकर के। मैनुअल एक्सकावेंजिंग का इजी मतलब हिंदी में समझ सकते हैं कि ये जो भी बाथरूम वगैरह के जो आदमियों द्वारा साफ, जो सफाई कर्मी होते हैं जो बाथरूम वगैरह साफ़ करते हैं खुद, जो टैंक होता है सेप्टिक टैंक, तो वही मैनुअल एक्सकावेंजिंग उसी को बोलते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में संख्या है 52, तमिलनाडु में 43 डेथ हुआ है, और दिल्ली में 36 डेथ है। ठीक है, महाराष्ट्र हैड 34 एंड गुजरात हरियाणा हैड 31 ईच। दिस इज़ डिस्पाइट बैन एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर। तो मैनुअल एक्सकावेंजिंग पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन लगाया है, उसके बावजूद भी जो है ये चीज़ होता रहता है, और इसकी वजह से हमें डेथ देखने को मिल रही है कि करीब करीब 5 सालों में 340 मौतें हुई हैं मैनुअल एक्सकावेंजिंग को लेकर के। अब देखिए इसके संबंध में पॉलिसीज़ की बात करते हैं कि इसको रोकने के लिए क्या क्या पॉलिसी लाई गई हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल एक्सकावेंजर एंड देयर रिहेबिलिटेशन, ये लाया गया था, 2020 का बिल था। इट प्रपोजेस टू कम्प्लीटली मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग, इंट्रोड्यूस वे ऑफ ऑन साइट
protection and provide compensation to manual scavengers in case of severe death। तो इसमें ये कहा गया था कि जो भी क्लीनिंग वर्क करते हैं, मान लीजिए उनकी अगर मृत्यु हो जाती है उस चीज़ की वजह से, तो उनको जो है एक कंपनसेशन दिया जाएगा। उसके अलावा एक ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट किया जाएगा जिसकी वजह से वो इस सेफ़ होकर के अपना काम कर सके। अगर वो क्लीन करें तो उनको एक तरह से सेफ्टी मेजर्स जो है, प्रोटेक्शन जो है प्रोवाइड किया जाए। उसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल एक्सकवेंजर एंड द रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। देखिए 2013 एक्ट गोज बियॉन्ड प्रोहिबिशन ऑन ड्राई लैट्रिन्स एंड आउटलॉज ऑल मैनुअल एक्सक्रीमेंट क्लीनिंग एंड सैनिटरी लैट्रिन्स ओपन ड्रेन और पिट्स। तो दूसरा जब ये एक्ट लाया गया तो ये जो है ये एक तरह से प्रोहिबिट करता था क्लीनिंग को लेकर के, जो भी सेप्टिक टैंक्स वगैरह हैं या जो भी टॉयलेट्स वगैरह हैं उनके जो क्लीनिंग है वो मैनुअली नहीं की जाएगी। उसके अलावा राष्ट्रीय गरिमा अभियान, इट स्टार्टेड नेशनल वाइड मार्च महिला मुक्ति यात्रा। तो देखिए महिला मुक्ति यात्रा था फॉर टोटल इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल एक्सकवेंजिंग फ्रॉम 30 नवंबर 2012 फ्रॉम भोपाल। तो 30 नवंबर 2012 से जो है ये महिला मुक्ति यात्रा निकाला गया था। महिला मुक्ति यात्रा है। तो महिला मुक्ति यात्रा ये आता था अंडर राष्ट्रीय गरिमा अभियान। तो इसके अंदर ये कहा गया था कि मैनुअल एक्सकवेंजिंग है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा फ्रॉम 30 नवंबर 2012। ठीक है, तो ये भोपाल में जो है वहाँ लॉन्च किया गया था। प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट 1989 में देखिए क्या हुआ कि द प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट बिकेम एन इंटीग्रेटेड गार्ड फॉर सैनिटेशन वर्कर्स सिंस मेजॉरिटी ऑफ द मैनुअल स्कवेंजर्स बिलोंग टू द शेड्यूल क्लासेस। तो देखिए प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर में भी ये कहा गया क्योंकि ज़्यादातर जो स्कवेंजिंग का काम करते हैं वो शेड्यूल क्लास यानी एससी से बिलोंग करते हैं। तो ज़्यादातर जो देखिए मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स हैं वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो उन्हीं के प्रिवेंशन के लिए जो है ये प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट जो है लाया गया। अब इससे संबंधित कुछ जुडिशल के पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। तो 2014 में देखिए सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मेड इट मैंडेटरी फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई ऑल दोज हु डाइड इन सीवेज वर्क्स सिंस 1993। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1993 से जितने भी लोग मरे हैं मैनुअल एक्सकवेंजिंग में, तो उनको जो है सरकार 10 लाख रुपए सभी को दे, जो मरे हुए हैं सभी के परिवार को, जो भी मैनुअल एक्सकवेंजिंग से मरे हुए हैं तो उनको सरकार जो है 10 लाख रुपए देगी। अगली न्यूज़ है हमारी हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन एरिया से। तो देखिए रिपोर्ट जारी किया गया हेल्थ केयर इक्विटी इन अर्बन इंडिया। ठीक है, एक्सप्लोरिंग वेल्थ वल्नरेबिलिटीज़ एंड इक्वलिटीज़ इन सिटीज़ ऑफ इंडिया वाज रिलीज। देखिए हेल्थ केयर इक्विटी जो रिलीज़ किया गया ये रिपोर्ट, ये वो हमारे समाज में क्या इनइक्वालिटी है, क्या असमानताएं हैं, ठीक है, क्या वल्नरेबिलिटी है, तो इन सब चीज़ों के बारे में बताती है। रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ किया गया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इनका कोलैबोरेशन हुआ था 17 रीजनल एनजीओ के द्वारा। ठीक है, तो 17 जो रीजनल एनजीओस थे और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, इन दोनों ने मिलकर जो है ये रिपोर्ट रिलीज़ किया है। इट नोट दैट 1/3 ऑफ इंडियाज़ पीपल नॉट लिव इन अर्बन एरियाज़। तो इनके द्वारा ये कहा है कि 1/3 ऑफ जो लोग हैं वो जो है अर्बन एरियाज़ में रहते हैं, मीन शहर में रहते हैं। विथ दिस सेडिमेंट सीइंग रैपिड ग्रोथ फ्रॉम अबाउट 18%। तो देखिए ये जो एक तरह से ग्रोथ है लोगों की शहर में जाने की, वो ग्रोथ बढ़ रही है। 1960 में देखिए 18% थी, 2001 में ये 28% हो गया और 2019 में जो है ये 34% है। तो हर साल जो है ग्रोथ में हमको एक रैपिड इंक्रीज देखने को मिल रहा है। स्टडी ड्रॉज इनसाइट फ्रॉम डाटा कलेक्टेड थ्रू डिटेल इंटरेक्शन विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन मेजर सिटीज़ एंड टाउन। अब देखिए ये जो डाटा कलेक्शन का काम किया गया है, ये सिविल सोसाइटीज़ वगैरह जो हैं, जो मेजर सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, बड़े बड़े शहर, तो ये वहाँ से जो है वो कलेक्ट किया गया है। दिस ऑल्सो इंक्लूड एनालिसिस ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस। उसके अलावा जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा जो एनालिसिस की जाती है, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह जारी की जाती हैं, तो उससे भी डाटा जो है इंक्लूड किया गया। उसके अलावा जो सेंसस ऑफ इंडिया से भी डाटा कैलकुलेट किया गया, जो हमारी जनगणना है उससे भी डाटा लिया गया है। एंड इनपुट फ्रॉम स्टेट लेवल हेल्थ ऑफिसर्स ऑन प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर। उसके अलावा जो एक तरह से स्टेट स्तर पे जो भी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, तो उनसे भी डाटा कलेक्ट किया गया। तो इन सभी जगहों से मिला करके एक रिपोर्ट ये तैयार की गई है। इट ऑल्सो लुक्ड एट द अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ इन इम्प्रूविंग सर्विस इन द नेक्स्ट डिकेड। उसके अलावा ये रिपोर्ट जो ये भी बताती है कि कैसे हम जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उसको और एक एफिशिएंट वे में मीन्स और सस्ते दामों पर अवेल कर सकते हैं। उसके अलावा अपने फ्यूचर को और प्रूफ कैसे कर सकते हैं और प्रूफ कैसे बना सकते हैं, उसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी ये रिपोर्ट जो है बताती है। इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो अर्बन पॉवर्टी ऑन राइज।
ठीक है। तो क्लोज टू 30% ऑफ पीपल लिविंग अर्बन एरिया आर पुअर। तो ये कहा गया करीब 30% ऐसे लोग हैं जो शहर में रह रहे हैं वो पुअर हैं, ठीक है। मीन्स 100 में से 30% ऐसे लोग हैं जो पुअर की कैटेगरी में आते हैं इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। डिक्लाइनिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और उसके अलावा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो भी डिक्लाइन कर रही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एमंग द पुअरेस्ट इज लो बाई 9.1 ईयर, ठीक है। केवल करीब करीब मान सकते हैं केवल 9 साल, और 6.2 ईयर्स है एमंग मेन एंड वुमेन। तो बहुत कम देखने को मिली लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम एक आदमी कितने साल जीवित रहेगा। तो देखिए जब पुअर में देखा गया तो ये 9.1 ईयर्स देखने को मिला, और 6.2 ईयर देखने को मिला है मेन एंड वुमेन में रिस्पेक्टिवली कंपेयर टू द रिचेस्ट इन अर्बन एरियाज, ठीक है। तो वहीं ये जो रिच लोग हैं उनमें हमें 9.1 देखने को मिल रहा है, और जो ये हैं जो पुअर लोग हैं उनमें हमें 6.2 देखने को मिल रहा है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। चायोटिक हेल्थ गवर्नेंस, तो द रिपोर्ट बिसाइड फाइंडिंग डिसप्रपोर्शनेट डिजीज बर्डन ऑन द पुअर ऑल्सो पॉइंटेड अ चायोटिक अर्बन हेल्थ गवर्नेंस। तो उसके अलावा एक अर्बन हेल्थ गवर्नेंस की इशू पे भी ये रिपोर्ट जो है हमें बताती है। उसके अलावा मल्टीप्लिसिटी एंड नॉन कोऑर्डिनेशन, द मल्टीप्लिसिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर बोथ विद इन द आउटसाइड द गवर्नमेंट विदाउट कोऑर्डिनेशन चैलेंजेस द अर्बन हेल्थ गवर्नेंस। तो ये बताती है कि एक कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, जो भी मीन्स स्वास्थ्य से जो संबंधी सेवाएं हैं जो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला है। उसके अलावा जो एक तरह से पॉलिटिकल जो लोग हैं उनका अटेंशन नहीं है हेल्थ केयर की तरफ, ठीक है। तो कम अटेंशन देखने को मिल रहा है। अब देखिए कुछ रिकमेंडेशन देखते हैं, क्या रिकमेंडेशन दी जाती है। तो स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, की लोगों का जो पार्टिसिपेशन है गवर्नेंस में उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके अलावा एक कॉम्प्रहेंसिव जो है डायनेमिक डाटाबेस जो है वो उसको बनाने की ज़रूरत है हेल्थ पे, न्यूट्रिशन के स्टेटस पे, और ठीक है। तो इन सब चीज़ों की बात जो है ये रिपोर्ट करता है। उसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोविज़न्स हैं उसको और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन स्पेशली फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। तो इसके अंडर जो है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के अंडर जो है जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ उसको और स्ट्रेंथ करने की और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। ज़्यादातर जो बताया गया जो भी प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, ठीक है, तो जो भी पीएचसी वगैरह हैं तो वहाँ पे ये चीज़ को और एक मजबूत बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पे पुटिंग इन प्लेस पॉलिसी मेजर्स टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ पुअर, ठीक है। तो पॉलिसी को सही जगह पे लगाया जाए ताकि वो मदद जो है जिसको ज़रूरत है जो पुअर है उस वहाँ तक पहुँच सके उसका, ताकि जो उसके फाइनेंशियल बर्डन्स हैं वो कम हो सकें। ए बेटर मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज एंड बेटर गवर्न प्राइवेट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। उसके अलावा एक बेटर जो मैकेनिज्म है वो क्रिएट किया सके, ठीक है, ताकि एक तरह से जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसमें कोऑर्डिनेशन बना रहे। और उसके अलावा जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट हेल्थ केयर जो इंस्टीट्यूशंस हैं तो उनको भी एक तरह से और बेटरमेंट की तरफ ले जा सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। जो गवर्नमेंट है जो पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसके बीच में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी ये चीज़ जो है ये काम करेगा। एज अर्बनाइजेशन इज़ हैपनिंग रेपिडली, देखिए लोग शहरीकरण की तरफ जो है ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं। द नंबर ऑफ अर्बन पुअर इज़ ओनली एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, तो इसीलिए ये माना जा रहा है कि जो शहर में रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी संख्या जो है वो बढ़नी ही बढ़नी है। ए वेल फंक्शनिंग बेटर कोऑर्डिनेटेड एंड गवर्न हेल्थ केयर सिस्टम इज़ क्रूशियल एट दिस पॉइंट, इसीलिए एक बेहतर फंक्शन वाला जो है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ एक हेल्थ केयर सिस्टम की ज़रूरत है इस समय। द पैंडमिक हैज़ ब्रॉट टू अटेंशन द नीड ऑफ ए रोबस्ट एंड रिसोर्स हेल्थ केयर सिस्टम, और पैंडमिक की वजह से हमें ये पता चल गया कि हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने की कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। एड्रेसिंग दिस विल बेनिफिट द मोस्ट वल्नरेबल एंड ऑफर क्रिटिकल सर्विसेज टू सिटी डिवेलपर्स अकॉर्डिंग अक्रॉस इनकम ग्रुप्स। उसके अलावा इसका जो बेनिफिट है जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप है जिनको इस चीज़ की आवश्यकता है तो उन तक उस ग्रुप्स तक है ये बेनिफिट जो है वो पहुँचना चाहिए। अगली न्यूज़ है हमारी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम से, ठीक है, जिसको नेविक भी बोलते हैं। तो ये एक इंडियन जो है वो सैटेलाइट सिस्टम है, जैसे जीपीएस सिस्टम है। तो रिसेंटली देखिए वाइस प्रेसिडेंट ने सजेस्ट किया इसरो को, इसरो जो हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, कि जो रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट है हमारी नेविक उसको ग्लोबल यूज़ के लिए जो है वो शुरू किया जाए। जैसे गूगल का अपना है, जैसे अमेरिका का अपना है, ठीक है, तो वैसे हर कंट्री जैसे चाइना का भी है।
तो वैसे ही इंडिया का जो है वो नेविक जो सिस्टम है वो जीपीएस का सिस्टम है। बात करते हैं दो इसकी बैकग्राउंड की, तो 2006 में देखिए प्रोजेक्ट वाज अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था 2006 में, एंड वाज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय 15 और 16। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 15-16 तक जो है नेविक सिस्टम को वो एक तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। द कॉन्स्टलेशन फर्स्ट सैटेलाइट वॉज लॉन्च्ड ऑन 1 जुलाई 2013। तो देखिए IRNS जो है वो लॉन्च किया गया था 1 जुलाई 2013 को, और जो 7th फाइनल सैटेलाइट है वो लॉन्च किया गया था 28 अप्रैल 2016 को। विद द लास्ट लॉन्च ऑफ द कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट IRNS वॉज रीनेम नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन, यानी नेविक। ठीक है, तो लॉन्च के बाद जो है इसका नाम जो है चेंज करके नेविक कर दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रेजेंटली जो है इसमें आपको 8 सेटेलाइट जो है वो देखने को मिलेंगे। ये 8 सेटेलाइट्स हैं इसमें, और 3 सेटेलाइट जो इसके हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहते हैं, और जो इसके 5 सेटेलाइट्स हैं वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो IRNS-2 है इज़ एक्सपेक्टेड टू रिप्लेस IRNS-1A। तो जो IRNS-2 है वो रिप्लेस कर देगा IRNS-1A को, विच वॉज रेंडर्ड इनइफेक्टिव आफ्टर इट्स 3 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक फेल्ड। तो उसमें कुछ गड़बड़ी की वजह से जो है इसकी एटॉमिक क्लॉक जो है रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक वो फेल हो गई थी, उसी वजह से इसको रिप्लेस किया जा रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड रिलायबल पोजीशन। जो मेन ऑब्जेक्टिव है इसका वो है कि हमको एक करेक्ट पोजीशन, करेक्ट लोकेशन जो है, जो नेविगेशन है वो हमें मिल सके। ठीक है, तो हम चाहे इंडिया में रहें चाहे बाहर रहें तो वो चीज़ काम करेगा। इट वर्क जस्ट लाइक द एस्टेब्लिशमेंट एंड पॉपुलर US ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। जैसे US का जो GPS सिस्टम है तो वैसे ही काम करता है विद इन 1500 किलोमीटर रेडियस ओवर द सब कॉन्टिनेंट। लेकिन जैसे कि ये सिस्टम जो है US का जो GPS वाला सिस्टम है ये 1500 किलोमीटर के रेडियस में ही काम करता है। टेक्निकली सेटेलाइट सिस्टम विथ मोर सेटेलाइट प्रोवाइड मोर एक्यूरेट पोजिशनिंग। देखिए जितनी ज़्यादा सेटेलाइट्स होंगी उतनी ज़्यादा हमको एक्यूरेट पोजिशन जो है हमारी देखने को मिलेगी। हाउएवर कंपेयर टू GPS 24 satellites which has position accuracy of 20 to 30 meters, the NAVIC is able to pinpoint location to an estimated accuracy of under 20 meters। जो देखिए GPS की 24 सेटेलाइट्स हैं और ये करीब करीब 20 से 30 मीटर की एक्यूरेसी हमको देती हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि नेविक जो है हमको वो 20 मीटर से कम की जो है एक्यूरेसी हमको वो देगा। और देखिए इसको सर्टिफाई किया गया है 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट के द्वारा, जो कि एक ग्लोबल बॉडी है फॉर कोऑर्डिनेटिंग मोबाइल टेलीफोनी स्टैंडर्ड्स, जो इसके द्वारा नेविक को सर्टिफाई भी कर दिया गया है। इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो IMO के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया था एज ए पार्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम। तो इस वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के तहत जो है इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इसको रिकॉग्नाइज भी किया था फॉर ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन, ताकि इंडियन ओशन रीजन के जो इलाके हैं उसमें इसको यूज़ किया जा सके। इसरो इज़ वर्किंग टू बिल्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ IRNS सैटेलाइट। तो इसरो जो है इसकी तरफ वर्क कर रही है विद इंडिजिनियस एटॉमिक क्लॉक्स एंड इन्हांसमेंट टू नेविगेशन सर्विसेज। देखिए इसकी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ जो ये इसका यूज़ किया जा सकता है। जैसे टेरेस्ट्रियल, एरियल या जो मरीन नेविगेशन उसमें यूज़ कर सकते हैं, मीन्स लैंड पे यूज़ कर सकते हैं, एयर में भी यूज़ कर सकते हैं, या वाटर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जो आपदा प्रबंधन के समय में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, व्हीकल को ट्रैक करने में, फ्लीट मैनेजमेंट में। ठीक है, और खासकर जो है माइनिंग वगैरह है या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इसका यूज़ किया जाता है। उसके अलावा इसको मोबाइल फ़ोन के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, और जो भी एक तरह से प्रिसाइज टाइमिंग एज फॉर ATMs एंड पावर ग्रिड, तो एक तरह से ये जो है इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे मोबाइल के तहत जो अगर यूज़ करते हैं तो वहाँ पे भी जैसे GPS काम करता है तो वैसे ये भी जो है नेविक जो काम करेगा। उसके अलावा मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर, तो मैपिंग करने के लिए यूज़ किया सकता है, और जो भी जोग्राफिकल डाटा है उनको कैप्चर करने के लिए भी यूज़ किया सकता है। इसका इंपॉर्टेंस देखते हैं तो इट गिव रियल टाइम इन्फॉर्मेशन फॉर 2 सर्विसेज, दैट इज़ स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस ओपन फॉर सिविलियन यूज़। देखिए 2 सर्विसेज की ये एक हमको रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है, रियल टाइम जानकारी देता है 2 सर्विसेज के लिए। एक तो है जो आम लोगों के लिए खुला हुआ है, जो सिविलियंस के लिए ओपन है। ठीक है, वो स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस है जो आम लोगों के लिए खुला हुआ है, और एक सर्विस है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस, जो सिर्फ और सिर्फ जो है जो मिलिट्री होंगे, तो कुछ ऑथराइज पर्सनस ही होंगे, कुछ ऑथराइज यूजर्स ही होंगे जो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इंडिया बिकेम वन ऑफ द 5 कंट्रीज हैविंग देयर ओन नेविगेशन सिस्टम। तो देखिए इंडिया जो है उन 5 कंट्रीज़ में आता है जिसका खुद का अपना एक नेविगेशन सिस्टम है। जैसे USA के पास है, रशिया है,
ठीक है। तो ऐसे यूएसए जीपीएस यूज़ करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और रशिया ग्लोनास यूज़ करता है, यूरोप जो है वो गैलीलियो यूज़ करता है, और चाइना जो है वो बाइडू यूज़ करता है। ठीक है। सो इंडिया इज़ इंडिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर नेविगेशन पर्पस रिड्यूसेस। तो जो हम जो है अपने एक जीपीएस के लिए किसी और देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, ये खुद का अपना मेड इन इंडिया है। इट विल हेल्प साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इंडिया, और ये जो है टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करने में भी इंडिया का हेल्प करेगा। और ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो कंट्री की सोवरेनिटी है और जो भी स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा देखेंगे तो अप्रैल 2019 में गवर्नमेंट ने देखिए नेविक बेस व्हीकल ट्रैकर में एंट्री कर दिया था फॉर ऑल कमर्शियल व्हीकल्स इन द कंट्री इन अकॉर्डेंस विद द निर्भया केस वर्डिक्ट। उसके बाद ये कहा गया था कि जो भी व्हीकल्स, जो भी कॉमर्शियल व्हीकल्स हैं, वो जो नेविगेशन सिस्टम का यूज़ करेंगे, जीपीएस सिस्टम का यूज़ करेंगे निर्भया केस के वर्डिक्ट के बाद जो है। ऑल्सो कॉलकॉम टेक्नोलॉजीज एज अनेबल्ड मोबाइल चिपसेट सपोर्टिंग नेविक। उसके अलावा देखेंगे तो जो कॉलकॉम जो चिपसेट है, जो स्नैपड्रैगन जो बनाता है, तो वो जो है इसको नेविक को जो है वो सपोर्ट कर रहा है। तो ऐसे चिपसेट वो क्रिएट करेगा जो कि इसको सपोर्ट करेंगे। फर्दर विद एक्सटेंसिव कवरेज, वन ऑफ द स्टेटेड फ्यूचर यूजेस ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड शेयरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट विद द सार्क नेशन। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि बाद में फ्यूचर में आगे चल के सार्क नेशन के साथ भी इस प्रोजेक्ट को शेयर किया जाएगा। दिस विल हेल्प इन इंटीग्रेटिंग द रीजनल नेविगेशन सिस्टम फर्दर एंड डिप्लोमेटिक गुडविल जेस्चर फ्रॉम इंडिया टुवर्ड द कंट्री ऑफ द रीजन। तो इंडिया के साथ साथ जो है बाहरी देशों के साथ भी संबंध जो है एक तरह से बनाने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो लास्ट न्यूज़ देखते हैं, मजुली रिवर आइलैंड से। देखिए, सॉइल इरोजन कपल्ड विद द चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशन हैज़ बीन राइटिंग अ क्रूअल डेंसिटी फॉर द इनहेबिटेंट्स ऑफ मजुली इन आसाम इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। तो देखिए जो मजुली है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है। ठीक है। तो पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है वो मजुली है, जो कि आसाम में पड़ता है। तो यहाँ आप मैप में जो है आप इसको देख सकते हैं। ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच आपको दिख रहा होगा, ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में। बात करते हैं मजुली आइलैंड के बारे में। तो मजुली इज ए रिवर राइन आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में है ये आसाम। एंड इन 2016 इट बिकेम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। तो 2016 में ये एक पहला आइलैंड बन गया जिसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। मजुली हैज़ श्रंक एज द रिवर सराउंडिंग इट हैज़ ग्रोन। जिससे कि जो अगल बगल की मीन्स जैसे रिवर के बीच में, ठीक, यहाँ पे आइलैंड है, तो क्या हो रहा है कि जब पानी का स्तर जब बढ़ रहा है तो ये आइलैंड का जो साइज़ है वो कम हो रहा है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 880 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसका एरिया जो 880 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी 340 स्क्वायर माइल बोल सकते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बट हैविंग लॉस सिग्निफिकेंटली टू इरोजन इट कवर्स 553 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। 2014 में जो है करीब करीब 553 स्क्वायर किलोमीटर था। पहले स्टार्टिंग में 880 था, बाद में अब घट के 553 हो चुका है। इट इज़ अबोर्ड ऑफ द असामीज़ नियो वैष्णविट कल्चर। ठीक है। तो जो यहाँ के लोग मिलेंगे हमको वो नए वैष्णविट कल्चर के मिलेंगे। द आइलैंड इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र रिवर इन द साउथ। ठीक है। देखिए, ब्रह्मपुत्र रिवर से जो है ये बना हुआ है इन द साउथ एंड द खेरीकुटिया जूटी एंड एन ब्रांच ऑफ ब्रह्मपुत्र ज्वाइन बाय द सुबनसिरी रिवर नॉर्थ में। तो नॉर्थ में जो है हमें यहाँ सुबनसिरी रिवर देखने को मिलेगी। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द कोर्स चेंजेस ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज मेनली द लोहित। तो ये बना है किस लिए, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के जो कोर्स है जिससे वो बहती है, उसका कोर्स चेंज होने की वजह से जो है ये हमें आइलैंड जो है देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।